डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और उस कमिटमेंट के तहत हमने कल बताया था कि हम मंडे से आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और उसके तहत ही हमने बताया था कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी जो शुरुआत होती है हमारे सिलेबस में वो होती है 18वीं शताब्दी का इंडिया। 18th सेंचुरी यानी कि जो भी 1701 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ था और कहाँ से पढ़ना है वो हमें लगभग लेना है 1756-57 से शुरू करेंगे और उसको कहानी को पहुँचाएंगे 18th सेंचुरी एंड तक। तो इसमें हमने पढ़ना है कि अंग्रेज़ और मराठा के संबंध। ध्यान करो, पहला टॉपिक है आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल यानी अंग्रेज और मराठे, आप जानते हो दक्षिणी भारत में शिवाजी के द्वारा जो मराठा साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो आंग्ल और मराठा आपस में संबंध किस प्रकार थे, यानी कि अंग्रेज़ और मराठा के संबंध किस प्रकार रहे थे और बाद में मराठा साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, क्या उसके रीजन्स रहे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आता है और आ भी सकता है। तो ये टॉपिक हमारा पहला होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। एक भूमिका है कि मराठे थे, क्योंकि अंग्रेज़, देखो हम देखते हैं हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसकी भूमिका में जाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को हम देखते हैं कि कैसे कंपनी के रूप में आते हैं, कैसे अपने आप को स्थापित करते हैं, फ्रांसीसी से 3 कर्नाटक की लड़ाइयाँ लड़ते हैं और उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से भारत में वो स्थापित करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं इतना। और उसी के तहत उनकी प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है और उसमें वो अपनी सर्वश्रेष्ठता कहीं ना कहीं सिद्ध भी कर देते हैं। अंग्रेज़ों का जो एक 3 ठिकाने होते थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उस समय कि जहाँ पर वो अधिकार कहीं ना कहीं करना चाहते थे, है ना। और इसी के तहत हम देखते हैं कि यानी कलकत्ता, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। मुंबई यानी कि मराठाओं के साथ उनके क्या संबंध रहा है। ऐसे ही देखते हैं मद्रास है, तो वहाँ आप दक्षिणी भारत में हम जाते हैं तो मैसूर का शासन चलता है, तो वहाँ टीपू सुल्तान हैदर अली को देखते हैं। तो हम एक मोटे तौर पे दे सकता कि 3 बड़ी शक्तियाँ, बंगाल, मराठे और मैसूर, इन तीनों के साथ अंग्रेज़ों को अपने संबंध स्थापित करने हैं। किस प्रकार संबंध स्थापित करने हैं, क्योंकि ये वो दौर था 1756 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच के आसपास, जब इनकी कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है, 1760 तक ख़त्म होता है। तो वहाँ तक भी देखते हैं कि मैसूर कहीं ना कहीं उधर फ्रांसीसी से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक क्रैश होता था, क्योंकि अंग्रेज भी यहाँ संबंध अपने अधिकार जताना चाहते थे, फ्रांसीसी भी जताना चाहते थे, तो वो इन शक्तियों को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है, तो बंगाल और मराठे और मैसूर, ये 3 बड़ी शक्तियाँ थी और कहीं ना कहीं अवरोधक के रूप में थे और अंग्रेज़ यहाँ पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने में वो सफल होते हैं। इस तीनों के बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1761 में तालीकोट की लड़ाई। सॉरी, वो तो हाँ, तालीकोट को छोड़ो आप, पानीपत की तृतीय लड़ाई नाम सुना होगा। 1761 पानीपत की तृतीय लड़ाई। 2 लड़ाई के बारे में आप जानते हो। पानीपत की लड़ाई पहली हुई थी 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। द्वितीय पानीपत की लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, उसमें नहीं जाना है, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो इन लड़ाइयों को। हमें पानीपत की तृतीय लड़ाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पानीपत की तृतीय लड़ाई और 1761 का जो काल था वो एक ऐसा काल था, जैसे हम कहते हैं ना कि ये आधुनिक भारत की शुरुआत आखिर हम कहाँ से माने। भाई, इतिहास का डिवाइडेशन हम किस प्रकार करते हैं कि ये प्राचीन काल है, ये मध्यकालीन भारत है, ये आधुनिक भारत है। तो हमें कहीं ना कहीं डिवाइडेशन, एक डेडलाइन तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से माने। 1757 की लड़ाई से माने, बक्सर की लड़ाई से माने, 1761 पानीपत की तृतीय लड़ाई से माने, या एक सामूहिक सोशल परिवर्तन है उससे माने। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इस काल निर्धारण को करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता रहा हूँ
कि एक मोटा मोटा हम मान सकते हैं अंग्रेज 1757 में आते हैं, 1764 में पूरी तरह से सैनिक रूप से अपनी वो श्रेष्ठता बक्सर की लड़ाई में सिद्ध करते हैं, क्योंकि 3 बड़ी शक्तियों को वो यहाँ पर हराते हैं। यहाँ पर पानीपत की तृतीय लड़ाई का मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ, ये वो काल है, मैं ये मान सकता हूँ कि जो वास्तव में आधुनिक भारत की शुरुआत है वो यहाँ से ही होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती है। दक्षिणी भारत में मराठे हैं जो इस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं और वो पूरे भारत पर कहीं ना कहीं अधिकार करना चाहते हैं। अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि वो मौके की तलाश में हैं। सेकंड शक्ति अंग्रेज हो गई, पहली शक्ति मराठा हो गई। तीसरी शक्ति हम देखते हैं मुग़ल। मुग़ल चूँकि इस समय तक औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं, बहादुर शाह आते हैं, उनके बाद फिर धीरे धीरे उनका बहुत कम हो जाता है, वर्चस्व इतना नहीं रहता है, तो एक मुग़ल शासन प्रतीक के रूप में चलते हैं। और यहाँ भी मुग़ल शासक का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है, लेकिन भारत के फिर भी साम्राज्य मुग़लों को ही माना जाता था, क्योंकि वही प्रतीक के रूप में पूरे भारत में जो शासन कर रहे थे मुग़ल ही थे इस समय तक। तो तीसरी शक्ति होती मुग़ल, और चौथी शक्ति यहाँ एंटर होती है और वो होती है अफ़गान, जो कि हमने सुना होगा नाम भी, पानीपत की तृतीय लड़ाई। एक मूवी भी आई है, देखा होगा आपने। पानीपत की तृतीय लड़ाई मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान था और इन लोगों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली इसमें जीतता है। लेकिन चूँकि अफ़गान आते थे और लूट खसुट करके यहाँ से चले जाते थे, अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने स्थायी रूप से यहाँ पर स्थापित इन लोगों ने नहीं किया था और वो वापस इंडिया से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि मराठा पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि इस लड़ाई में एक भी मराठा परिवार ऐसा नहीं बचा था कि जिसके घर से कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो। तो मराठों के लिए बहुत भयंकर संकट का काल था ये, जो भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, बढ़ती हुई शक्ति थी, तो उनका पराभव यहाँ पे अफ़गान कर देते हैं। अब्दाली आता है और इनको पूरी तरह से तहस नहस करके चला जाता है। अब देखिए, अफ़गान चले गए, लौट के चले गए लूट खसुट करके, मराठा ध्वस्त हो गए, मुग़ल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब चौथी शक्ति कौन बची, जो अपने आप को धीरे धीरे करके उस श्रेष्ठता अपनी स्थापित करते जा रहे हैं। पहले फ्रांसीसियों को पराजित किया पूरी तरह से, प्लासी की लड़ाई होती है, फिर बक्सर की लड़ाई होती है, और ये एक बक्सर की तो बाद में होती है, लेकिन 61 में ही वो लोग ये तमाशा देखते हैं कि वास्तव में मराठा जो हमारे जो टक्कर के थे वो लोग भी धीरे धीरे धराशायी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने इस मौके को भुनाया और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी कुछ होता है अंग्रेज़ ही यहाँ पर इंडिया में अपना जो संधियाँ करते हैं या लड़ाइयाँ होती है विभिन्न शक्तियों के साथ, भारत में जो भी कुछ होता है तो अंग्रेज़ों के साथ ही संबंध स्थापित होते हैं। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु है, जिसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक ऐसा काल है कि यहाँ से आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो, चाहे बड़े क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन हो। ये जो काल है यहाँ आपको एक पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 शक्तियों का क्लैश हो रहा है। यहाँ हमें ये तय हो जाता है कि कौन सी शक्ति भारत पर राज करने वाली है, कौन सी शक्ति भारत पर राज नहीं करने वाली है, कौन सी शक्ति बाहर हो रही है, कौन सी शक्ति को ज़्यादा फ़ायदा है और कौन सी शक्ति मौके की तलाश में है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लड़ाई में देख सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है, सुदृढ़ीकरण है, तो उसी के तहत ये एक आपकी एक भूमिका के रूप में मैंने बताया है। चूँकि पढ़ने वाले हैं हम मराठा, पहला टॉपिक है अंग्रेज़ और मराठों के आपस में संबंध कैसे थे, और बाद में पढ़ेंगे कि मराठे फिर किस प्रकार उनका पतन हुआ। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ तो अंग्रेज़ों का मराठों से ज़्यादा लिंकेज नहीं हुआ है, लेकिन मराठे बेचारे यहाँ पे बहुत शक्तिशाली हो गए। रघुनाथ राव उस समय शासक था और वो दिल्ली की गद्दी क्या पंजाब के अटक तक पहुँच गया और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यानी सर्वोच्च, इस समय सर्वोच्च शिखर पे थे मराठा। इस समय अंग्रेज़ उनसे इतनी टक्कर नहीं लेते, हालांकि उनका ज़्यादा वास्ता भी नहीं पड़ा। लेकिन ये देखो आप
उसके बाद 1761 के बाद धीरे धीरे मराठे अपना वापसी करते हैं। महादाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, कुछ लोगों का पदार्पण होता है और वो लोग मराठों को वापस फिर से सत्ता के केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंग्रेज़ तो धीरे धीरे करके वापस शक्तिशाली होते जा रहे हैं अब। तो ये जो कहानी है एक अंग्रेज़ और मराठों के बीच में जो हम पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में कैसे कैसे आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध होता है, आंग्ल मराठा सेकंड युद्ध होता है और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है। 3 लड़ाइयाँ होती है आंग्ल मराठाओं के बीच में, तीनों संधियाँ होती है। तो क्या लड़ाई किस किस के बीच होती है, फिर उनकी संधियाँ क्या है, उनकी शर्तें क्या है, ये सब चीज़ हम इस टॉपिक में आपको देखेंगे। तो उससे पहले हमने इसलिए बताया आपको सब कुछ कि कैसे एक भूमिका बनती है आंग्ल मराठाओं से पहले, जो उनके बाद में जो संबंध होते हैं कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। तो उससे पहले हमें ये चीज़ें सारी जितनी भी थी ये पढ़नी बहुत ज़रूरी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको स्टेप बाय स्टेप, आपके दिमाग पे कतई प्रेशर नहीं आएगा, हम टुकड़ों में पढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि हमें 15 मिनट तक की वीडियो बनानी है, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत प्रेशर आता है, नहीं हो पाती है बड़ी यहाँ पे। तो हमें इंस्ट्रक्शन भी ये मिली है कि इतनी ही वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इतनी वीडियो में हम आपको धीरे धीरे अगर रोज़ ऐसी डाली जाएगी, पढ़ाया जाएगा, तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत देखते जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालिए, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। कुछ किताब खरीद लीजिए, खरीदना ही है आपको, भविष्य में काम में अगर लेना है किताबों को तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और लेकिन ये है कि सिलेबस आपका धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और हम ऐसे ही समझाएंगे, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हो आप लोग। तो आज हमें एक प्री भूमिका बताई है कि जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है उससे पहले हम क्या बता सकते हैं कि क्या घटनाक्रम था, वो हमने आपको बताया है। थैंक यू।